अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, अब मैं वही FIFO ऐप को मजीद तफसील करा रहा हूँ, रिटर्न्स, लॉस वगैरह डाल के। तो कल जितना किया था उससे रिलेटेड कोई सवाल परेशानी है तो बताएं जी। नहीं, ऐपको में तो नहीं है ऐसा। नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं ये तो सिर्फ फाइफो के लिए है। ये बात सिर्फ फाइफो के लिए है कि क्लोजिंग स्टॉक लेटेस्ट परचेजेस में से, ऐपको में तो ऐसा नहीं है। अच्छा, फाइफो में भी ये बात क्यों है, यानी इससे क्या फायदा होने लगा है? फाइफो में ये कहना कि क्लोजिंग स्टॉक लेटेस्ट परचेजेस में से है, इससे क्या फायदा हासिल हो जाएगा है? क्या कर लेंगे हम इससे? मतलब इसका हल ये निकलेगा कि जो लेटेस्ट परचेजेस थी उनका रेट इस्तेमाल कर लेंगे हम, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है अगर ये आखिरी परचेजेस में से बचा हुआ है तो ये वही कॉस्ट कर रहा है जो वो आखिरी परचेजेस, ताकि उनका रेट इस्तेमाल हो जाए। तो एफको में क्या हम उन आखिरी वाली का रेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं? नहीं। तो इसलिए ये बात सिर्फ फाइफो के लिए है। ये सिर्फ फाइफो के लिए की गई बात है कि जो परचेजेस आखिर में हुई थी उन्हीं में से क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। और कल वाले में से कुछ सवाल अगर जाग रहे हैं? जो कल सवाल कराया था, हाँ वो कल सवाल फिनिश गुड का था। अभी भी एक सवाल फिनिश गुड का ही कराऊंगा, वो भी ट्रेडिंग। उसके बाद फिर मैं रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग की फिनिश गुड्स, फिर वो चीजें भी लाऊंगा। ठीक है, अभी मैं ट्रेडिंग बिजनेस की और सवाल कराने लगा हूं। कल फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की करूंगा बात। कल वाले पढ़े हुए में से कोई सवाल परेशानी किसी का? अच्छा चले, मैं एक चीज जी, थोड़ी जल्दी है ये सवाल, एक दो दिन बाद जवाब मिलेगा इसका। कल दोनों परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ सेल निकाल ली थी ना? अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल कल दोनों परपेचुअल में निकाली थी, ये ओपनिंग प्लस परचेजेस करके क्यों नहीं निकाली? कल वाला देखे परपेचुअल, कल वाले परपेचुअल वाला टेबल देखें। जब दोनों पीरियोडिकल किए थे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली थी ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। परपेचुअल में ऐसा करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी है? तो हाँ, ये जो पीरियोडिक है ना, इसमें हमें बेचते हुए पता ही नहीं है कौन सी चीजें बेच रहे हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, साल के शुरू में कितनी चीजें थी प्लस कितने और खरीदी उनकी कॉस्ट माइनस जो बच गए उनकी कॉस्ट, तो बाकी बिक गई होंगी, यानी होंगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितने की कॉस्ट की चीजें बिकी हैं। तो वो बस एक तुक्का लग रहा है कि जितने साल के शुरू में चीजें पड़ी थी उनकी कॉस्ट प्लस जितनी और खरीदी उनकी कॉस्ट माइनस जो बची रह गई उनकी कॉस्ट, तो बाकी आंसर वही होगा जो बिकी है। परपेचुअल में तुक्के की जरूरत ही नहीं है। परपेचुअल में तो सामने नजर आ रहा है, परपेचुअल के अंदर तो टेबल के अंदर नजर आ रहा है कौन कौन सी बिकी है, उनकी क्या कॉस्ट थी। तो परपेचुअल के अंदर हमें वो ओपनिंग प्लस परचेजेस की जरूरत ही नहीं है। तभी उन सेल्स के आगे जो जो कॉस्ट लिखी थी उसी को बस ऐड कर लिया था ना। ये बात समझ आई तो ना इसका जवाब समझ आया। और कोई सवाल किसी का? जी हाँ हाँ होगा। अगर आप परपेचुअल के अंदर भी वो फार्मूला लगा लें, उसका आंसर भी वही निकलेगा, लेकिन हमें मोहताजी नहीं रही उस फार्मूले को लगाने की।
हमारे पास परपेचुअल के अंदर सारी डिटेल नजर आ रही है कि कौन कौन सी सेल हुई है, तो उनको पिक कर करके ऐड कर लेंगे। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं इसमें ना रिटर्न्स डालने लगा हूं। अब चूंकि मैं इसमें रिटर्न्स वगैरह भी डालने लगा हूं, तो वो जो कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला लिखा था मैंने, मैं उसको अब और बढ़ा देता हूं। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए अब अगले सवाल में मैं चूंकि रिटर्न्स डालने लगा हूं ना, रिटर्न्स हैं, ड्राइंग्स हैं, तो मैं अब कॉस्ट ऑफ सेल ट्रेडिंग बिजनेस में पीरियोडिक, चाहे फाइफो चाहे एफ को, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इनफैक्ट मैं ऐसे कह देता हूं कॉस्ट ऑफ नेट सेल्स। क्या मतलब? हाँ, सेल रिटर्न्स माइनस करके, मतलब जो नेट बिकी हैं उनकी कॉस्ट। अब मैं रिटर्न्स वगैरह भी डाल रहा हूं इसके अंदर, तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ अच्छा, ये परचेजेस भी जो मैंने यहां लिखा है ना, ये भी नेट। क्या मतलब नेट? परचेज रिटर्न्स नेट। ये यानी मैं ये खुद ही टर्म बना रहा हूं, ये फार्मूला खुद ही बना के दे रहा हूं आपको याद करके। नजर ही नहीं आ रहा? ये क्या किया मैंने? साल के शुरू में कितनी चीजें थी, उनका उनकी कॉस्ट प्लस टोटल परचेजेस माइनस जो भी आउट हुआ सेल्स के अलावा। ओनर ले गया, चोर ले गया, आग ले गई, पानी ले गया, गरीबों में बांट दी, कस्टमर में बांट दी, जो भी आउट हुआ सेल्स के अलावा उनकी भी कॉस्ट माइनस, और माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो ये होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मैंने इसमें रिटर्न्स और ड्राइंग्स और वो भी डाल दिए इसके अंदर। अच्छा, ये अभी तक जो पढ़ाया है ना, ये मैं बस उसको समेटने के लिए ये मैंने एक फार्मूले की शक्ल दी है, वरना आगे कॉस्ट के सवालों में, टॉपिक्स में शायद ही कहीं आपको इस फार्मूले की जरूरत भी पड़े। लेकिन अभी तक जो मैंने बताया है उसकी पिक्चर बस पूरी दिखाने के लिए मैंने एक फार्मूले की शक्ल दे दी कि ट्रेडिंग बिजनेस में पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए अब कंप्रिहेंसिव फार्मूला ये बन गया कि साल के शुरू में जो स्टॉक है उसकी कॉस्ट प्लस सारी परचेजेस माइनस जितनी भी चीजें स्टोर से आउट हुई सेल्स के अलावा माइनस जो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। और परपेचुअल के अंदर वो वही है जो कल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हैं जी? सिंपली क्या करें, एड अप कर लें जितनी भी इन्वेंट्री कार्ड में आपको सेल्स ट्रांजैक्शन नजर आ रही है, हाँ नेट ऑफ रिटर्न्स, तो इसमें इस तरह के फार्मूलों की मोहताजी नहीं है। इन्वेंट्री कार्ड में सब नजर आ तो रहा है अलग अलग, तो सारी सेल्स को चुन चुन के ऐड कर लें सेल रिटर्न लेस करके, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो परपेचुअल के अंदर इस तरह के कोई फार्मूले की मोहताजी नहीं है, पीरियोडिक के अंदर है। तो ये जो फाइफो है और इवन के एफ को भी, ये मैंने फाइफो की नहीं लिखा, ये मैंने सब लिखा है।
कि अब मैं इसमें जब रिटर्न्स वगैरह भी डालने लगा हूं तो और कंप्रिहेंसिवली मैंने पीरियोडिक में और परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करने का फॉर्मूला बना दिया। ये मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिंग बिजनेस की, कल मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी बताऊंगा। और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकलेगी वो तो कल सीख लिया। क्या सीख लिया? अगर पीरियोडिक सिस्टम है और FIFO है तो जो सबसे आप है, ये तो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला लिख दिया ना, और बढ़ा के कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कल हो चुकी बात। अगर पीरियोडिक FIFO है तो जितने यूनिट्स क्लोजिंग में बचे हुए हैं उनको आखिरी परचेज से गिनना शुरू कर दें, उनके वो रेट ले लें। और अगर FCO पीरियोडिक है तो एवरेज रेट निकालें। अच्छा, एवरेज रेट कैसे निकालना है? ओपनिंग में जितने भी और हमने परचेज किए हैं वो सब मिला के तो उनका एवरेज कर लें। वही एवरेज रेट कॉस्ट ऑफ सेल के लिए भी, वही एवरेज रेट क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी। और अगर परपेचुअल है तो परपेचुअल तो बस मेहनत मजदूरी करते जाएं, उस मेहनत मजदूरी के सबसे आखिर में जो बच गया होगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये किया हमने अब तक मेहनत। तो अभी प्रैक्टिस और कर लेते हैं जिसमें रिटर्न्स वगैरह भी डाल लेता हूं। तो आप आइए पेज 5 पे, इलस्ट्रेशन 2 पढ़िए, मैं करता हूं बोर्ड पे। पेज नंबर 5 पे इलस्ट्रेशन 2 पढ़ ले, मैं करता हूं। पॉज करना, पॉज करना। जी सवाल कहा था पढ़ने को? पेज 5 पे इलस्ट्रेशन 2 पढ़ने को कहा था। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी है, चारों से निकाल लेते हैं। FIFO पीरियोडिक क्लोजिंग स्टॉक कितना? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स भी पता होने चाहिए ना। ये ऑनलाइन में एक बच्चे ने पूछा था ग्रुप में मैसेज करके कि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। हाँ भाई, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो उसके यूनिट्स भी तो चाहिए ना। तो अगर दिए हुए हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप ढूंढ लेते हैं। अब ये सारी आनियां जानियां लिखी हुई है टेबल में, तो इससे कैसे जोड़ तोड़ करके देखें क्लोजिंग स्टॉक कितना। टेबल के अंदर देखें, मेरी शक्ल ना देखें ना, टेबल को देखें। सारी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, इन ट्रांजैक्शंस पे गौर करें और देखें कितना होगा क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, 240 कैसे? हमें सारे स्टॉक का ना आनिया जानिया पता है। महीने के शुरू में कितने यूनिट थे? 200। फिर क्या हुआ? 600 परचेज हुए, इन हुए होंगे, प्लस 500 500 500 500 500। फिर उसके बाद 480 सेल हो गए तो वो आउट हो गए, माइनस। फिर 100 की परचेज हुई, इन हुए हैं, ऐड हो जाएंगे।
हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो स्टॉक की सारी मूवमेंट चेक करके देख लेते हैं, कितने आए कितने गए, तो पता चल जाएगा कितने बच गए। फिर क्या हुआ, परचेज रिटर्न हो गई, मतलब गए 20, फिर सेल हो गई, ये भी गए 230, फिर ड्राइंग ये भी ओनर ले गया, ये भी गए 40। अच्छा, ये कुछ मासूम बच्चे जिनको लग रहा हो कि कैश का यहाँ क्या काम है, ये गुड्स की ड्राइंग्स हैं, ये ओनर गुड्स लेके गया है बिजनेस से। फिर क्या हुआ, 70 यूनिट सेल रिटर्न हुई है, यानी स्टोर में वापस आए हैं, प्लस फिर परचेजेस हैं, स्टोर में इन हो गए 150, फिर 10 यूनिट जाया हो गए, निकल गए, तो क्लोजिंग स्टॉक रह गया 240। देखें, असल में ना क्लोजिंग स्टॉक तो निकलेगा फिजिकल काउंट से, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपको तो सवाल से ही निकालना है जो निकालना है, तो इसलिए फिर आपने इनकी क्वांटिटी से अंदाजा लगाया कि कितने बच गए होंगे, तो ये आ गए क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। अब अगला मसला, चूंकि FIFO है, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या करना है, रीसेंट परचेजेस से गिनना शुरू कर देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा जी, आखिर से गिनना शुरू करें, 150 कितने वाले, 30 वाले, 4500 और 90 और चाहिए, वो किस में से, वो फिर उस 28 वाले होंगे, कितने 25 7 7020 में बताएं कोई एतराज, इख्तलाफ, तकलीफ, परेशानी, सारे लोग, किसी को कोई मसला नहीं। अच्छा चले मैं मसला डालता हूं फिर। 150 खरीदे थे 30 वाले, और 100 खरीदे थे 28 वाले, उससे पहले 500 खरीदे थे 25 वाले। 20 यूनिट्स वापस भी किए हैं सप्लायर को, वो कौन से वालों में से हैं, वो इनमें से वापस किए हैं, 20 यूनिट्स इसमें से वापस किए हैं। अगर ये लिखा होता कि ये 20 यूनिट जो वापस किए हैं वो इसमें से वापस किए हैं, तो फिर इस पे क्या फर्क पड़ता, तो फिर 90 तो ये हो ही नहीं सकते थे, 20 तो वापस कर दिए, तो फिर 80 इसमें से होते और 10 इसमें से होता। समझ आई बात, चलो सही है। तो ये हो गया FIFO पीरियोडिक का कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। FCO पीरियोडिक, FCO पीरियोडिक में क्या होगा, ओपनिंग और जो परचेजेस हैं उन सबको मिला के एक एवरेज रेट निकलेगा। तो ओपनिंग कितने थे 200, कितने वाले 22 वाले, फिर और क्या क्या आए 500 आए, कितने वाले, लेकिन असल में वो 500 नहीं है, वो 480 है। क्यों, क्योंकि 20 वापस भी कर दिए। 25 वाले कितना बना देखिए पूरा, फिर 100 आए 28 वाले, फिर 150 आए 30 वाले। तो ये टोटल अमाउंट इतनी के। अच्छा, जिन्होंने वेटेड एवरेज बचपन में को फार्मूला याद किया हुआ ना, ये मैं वो फार्मूला ही लगा रहा हूं। फार्मूला पढ़ा हुआ है कोई वेटेड एवरेज रेट निकालने का, क्या फार्मूला है वेटेड एवरेज का रेट निकालने का फार्मूला क्या है, ओपनिंग की अमाउंट प्लस परचेजेस की अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग के यूनिट्स प्लस परचेजेस के यूनिट्स, यही कर रहा हूं मैं। तो जितने भी यूनिट्स आए मुख्तलिफ रेट्स वाले, सब की टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय सबके टोटल यूनिट्स, तो ये एवरेज रेट निकल आएगा। ये टोटल देखिए क्या बना 23700, और ये क्या बना 930। तो एवरेज रेट बन गया
23,700 डिवाइडेड बाय 930 20.48 ये निकल आया एवरेज रेट। तो क्लोजिंग स्टॉक यही वाला होगा, तो यहां से कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगी 240 यूनिट्स इंटू 25.48 611। चलिए खैर है, जो रेट है ना उसमें जरूर 2 डेसिमल तक जाइए। उसके अलावा जब टोटल अमाउंट है तो फिर पैसे में क्या, रुपए का आज कुछ कुछ नहीं है तो पैसे का क्या आना है, तो उसमें डेसिमल में ना जाए। ये हो गया फाइफो पीरियोडिक और एफको पीरियोडिक, ये नोट कर लें, फिर मैं परपेचुअल बनाता हूं। कितना अच्छा लगेगा। ओके क्यों, तबीयत को क्या होती है, रोजा लगा हुआ क्या होता है अभी? नहीं तुम लोग कोर्स है क्या, रमजान में पढ़ते नहीं है क्या? पढ़ते हैं। अभी तो आप लोगों के लिए ईद का भी सरप्राइज तैयार हो रहा है अभी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगे ईद से, आप ये पढ़े बैठ के आप। ये कैसे है, ये कैसे? फाइफो परपेचुअल। अच्छा फाइफो परपेचुअल। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक है कितना, 200। 200 यूनिट्स हैं, 22 का एक 4400।
फिर इसके बाद क्या हुआ, परचेज हुई है, कब, 2 तारीख को। कितने यूनिट्स, 500 हैं, 25, 12,500। तो जब ये 500 यूनिट्स भी खरीद लिए तो अब स्टॉक की पोजीशन हो गई कि 200 पहले पड़े हुए हैं 22 वाले, और 500 और आगे 25 वाले। ये ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक अपडेट करते जाना है। आगे सेल्स हो गई कब, 5 तारीख को। कितनी सेल हुई है, 480। फाइफो है तो स्टॉक में पड़े हुए हैं ये, तो पहले ये 22 वाले 200 गए, फिर 280 गए 25 वाले। कितने, तो ये वाले खत्म हो गए, 25 वालों में से रह गए 220। फिर आगे परचेज कब, 9 तारीख को हो गई परचेज। कितनी, 100 यूनिट्स। कितने वाले, 2800। और ये यूनिट्स खरीदने के बाद स्टॉक की पोजीशन हो गई 220 पड़े हुए हैं 25 वाले, और 100 आ गए 28 वाले। अब आगे परचेज रिटर्न्स। चले यहां तक नोट करते पहुंचे, फिर मैं रिटर्न बताता हूं। अभी कल फाइनल हो जाए फिर बताऊंगा। क्या जी, सुनो नहीं, बात तो पे नहीं यकीन करते। यहां तक नोटेड। अच्छा जी, आगे क्या हुआ है, परचेज रिटर्न्स कब, 10 तारीख को। 10 तारीख को हुई है परचेज रिटर्न। अच्छा, जो रिटर्न है ये मैं आपको बार बार बताऊंगा क्योंकि इसमें बच्चों को इतनी आसानी से याद नहीं रहती बात। अभी फाइफो में बताऊंगा, एफ को सॉल्व करूंगा, फिर ये बात बोलूंगा, पास पेपर्स के सवाल में जाएंगे, फिर बार बार ये बात बोलूंगा, बार बार चलती रहेगी बात, और आप भी बार बार पूछते रहेंगे। फाइफो के अंदर, फाइफो कर रहे हैं, क्या रूल होता है, कौन सा किस पे क्या रेट लगाना है? जो पहले आएगा पहले वो जाएगा, ये रूल है। यानी इशू में जो भी प्लेस होगा, जो भी, चाहे वो बेच रहा है, चाहे वो ड्राइंग्स है, चाहे वो लॉस्ट है, सबके साथ फाइफो का क्या रूल चलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और एफको में क्या रूल, कि जो रेट स्टॉक में है वहां से जाएगा। यानी इशू वाले कॉलम में जो भी स्टोर से आउट हो रहा होगा, चाहे फाइफो है चाहे एफको है, स्टोर की पोजीशन देख के पता चलेगा कि कौन सा वाला रेट है ना। जितना स्टोर में बैलेंस में होगा, फाइफो है तो पुराने वाले को पहले भेजेंगे, एफ को होगा तो सब एक जैसे ही होंगे। तो रूल दोनों में यह है कि स्टोर में जो उस वक्त मौजूद होता है उसके हिसाब से रेट लगता है। लेकिन रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इन दोनों में कॉमन बात यह है कि ये कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती, ये पहले हुई ट्रांजैक्शन का रिवर्सल हो रहा होता है। जैसे परचेज रिटर्न है
तो पहले कभी परचेज की थी तो परचेज रिटर्न कर रहे हैं ना। इसी तरह से सेल रिटर्न क्यों है? पहले कभी सेल की थी तो सेल रिटर्न है। तो ये जो रिटर्न वाली ट्रांजैक्शन है, इनमें रेट स्टॉक को देख के नहीं लगता। इनमें रेट लगता है जिस ट्रांजैक्शन की रिटर्न है वही वाला रेट लगता है। ये बात मैं अभी दोबारा भी बोलूंगा। ये जो परचेज रिटर्न है कितने यूनिट्स हैं? 20। अच्छा, अब ये 20 यूनिट्स हैं, स्टोर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन इनको ना प्रेजेंट इधर ही करते हैं। होती है और रिटर्न वापस कर रहे होते हैं, तो वो इसी का नेगेटिव शो होगा। तो परचेज रिटर्न को इन्हीं कॉलम्स में एज अ नेगेटिव दिखाएंगे। 20 रेट कौन सा लगेगा? ये बता दिया कि ये वो चीजें वापस की हैं जो 2 अप्रैल को खरीदी थी। तो 2 अप्रैल को हमने ये खरीदी थी, तो ये 25 रुपए वाली ही हैं जो रिटर्न हो रही हैं। 500। पहले फाइफो पता कर लेना, फाइफो पहले क्लियर करें। हैं? नहीं, पहले फाइफो अभी सॉल्व कर लें, एफको में आके एफको की बात कर लेंगे, वरना फिर वो मिक्स हो जाता है ना। पहले फाइफो क्लियर रख लें। 25 का रेट क्यों लगाया? क्योंकि कहा हुआ है कि ये वही वाली हैं जो 2 तारीख को खरीदी थी, वो वापस की हैं। देखें, जो सप्लायर है जिसको हमने चीजें वापस करनी है, जिससे खरीदी थी उसको वापस कर रहे हैं, वो हमें कितने पैसे वापस करेगा? हम ये कहेंगे कि हमारा अभी हमारे रिकॉर्ड में एवरेज रेट ये चल रहा है, ये वापस दो हमें। वो हमें कितने पैसे वापस करेगा? जितने पे उसने हम लिया था हमने। तो इसलिए जो रिटर्न होती है वो उसी रेट पे करनी है जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई थी। सारे थोड़ी किए हैं। क्योंकि हमारे पास वो तो नहीं गए ना भाई, 500 यूनिट्स में से तो बेटे 220 पड़े भी तो हैं ना। हाँ, तो ये 220 वही वाले हैं। हाँ, ऐसा ही है। सारे थोड़ी वापस कर रहे हैं। 220 वाले नहीं है, 220 तो यूनिट्स हैं। रेट ये है 25। अमाउंट लिखी हुई है 20 यूनिट्स 25 वाले 500 रुपए के। परचेज रिटर्न पे 25 वाला रेट लगेगा जी। तो फिर सवाल वाला बताएगा कि कौन सा वाला। अगर एक ही दिन 2 परचेजेज आ रही होती तो फिर सवाल वाला बताता। अच्छा, अगर ये ब्रैकेट में 2 अप्रैल वाली बात ना लिखी होती, बस कहा होता परचेज रिटर्न है, तो फिर आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी अज्यूम कर लें। ज्यादा बेहतर, ज्यादा अकल ये है कि इसी में से होंगे। मतलब ये ज्यादा कॉमन है कि जो कल खरीद के लाए हैं वो वापस कर रहे होंगे, या 500 दिन पहले खरीदे थे वो वापस कर रहे होंगे। तो इसलिए अगर ये डेट का रेफरेंस ना बताता तो हम इन्हीं में से वापस कर लेते, लेकिन बताया हुआ है, उम्मीद है बताया ही होगा। अब तक जब भी पास में टेस्ट हुआ है बताया ही होता है। अच्छा जी, अब जब ये 20 यूनिट्स वापस कर दिए तो अब स्टॉक की पोजीशन क्या है? इनमें से 20 यूनिट्स चले गए वापस, तो 200 रह गए 25 वाले, 100 पड़े हुए हैं 28 वाले। तो ये इस ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक अपडेट हो गया। आगे सेल 15 तारीख को हो गई सेल। अच्छा, वो कैमरा उधर चला जाएगा, इसलिए यहां तक देखें नोट। ये कर रहे हैं बेटे नोट के? कर लिए वो पीछे पीछे वाले जवान कर रहे हैं अभी नोटेड। उधर चला जाएगा, इसलिए यहां तक देखें नोट। ये कर रहे हैं बेटे नोट के? कर लिए वो पीछे पीछे वाले जवान कर रहे हैं अभी
नोटेड। अच्छा, अब ये काम सही है ना, अब सब विजिबल है, वो आखिरी लाइन तक भी जाग भी रहा है यार कि नहीं? अब ठीक है, विजिबल है ना सही? Okay. 15 तारीख को सेल, कितने यूनिट्स? 230। तो अब स्टॉक की पोजीशन ये थी, 230 बेच दिए, तो 200 ये 25 वाले, और बाकी 30 28 वाले। ये हो गया 5000 और ये 840। तो स्टॉक में 25 वाले खत्म हो गए, 28 वाले सत्तर रह गए। 9 हो गया।